गाइस, अभी तक हमने बहुत सारी चोरी वाली गैंग्स को बैंक लूटते हुए देखा है, लेकिन आज की हमारी स्टोरी में मामला पूरा उल्टा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बैंक के अंदर ही काम करने वाला एक मैनेजर करोड़ों की रकम चोरी करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक बैंक मैनेजर इतने सारे पैसे कैसे चुरा सकता है और इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या वो सच में करोड़ों का बैंक लूटने में कामयाब होगा या फिर बीच में ही पकड़ा जाएगा? यही सब हमें इस क्रेजी मूवी में देखने को मिलने वाला है। और भाई सच बताऊं तो मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओपनिंग सीन में हमें बताया जाता है कि ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, बल्कि एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड कहानी है। और अब हमारी स्टोरी शुरू होती है लॉस एंजलिस शहर से। यहाँ हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम रिचर्ड और बैरी होता है। ये दोनों एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं और उनमें से रिचर्ड बैंक का मैनेजर होता है। अब दोनों सुबह रेडी होकर बैंक पहुंचते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग इन दोनों को लगातार फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद रिचर्ड बैंक पहुंचता है और वहां सिक्योरिटी गार्ड जिम से मिलता है। फिर वो सिक्योरिटी ऑफिसर मैक्स से भी थोड़ी बात करता है। अब बैंक के अंदर का माहौल देखने पर पता चलता है कि कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है, इसलिए सभी लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच रिचर्ड की नज़र बैरी पर पड़ती है, जो लॉकर की चाबियों से खेल रहा होता है। ये देखकर रिचर्ड उसके पास जाकर कहता है कि इस तरह चाबियों के साथ खेलना सही नहीं है, कभी भी कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन्हें जाकर सही जगह रख दो। लेकिन बैरी गुस्से में बोलता है कि सिर्फ चाबी छीन लेने से कुछ नहीं होगा, और वहां से चला जाता है। इसके बाद बैरी सांता क्लॉज जैसा गेटअप पहनकर बैंक के सभी कर्मचारियों को गिफ्ट बांटता है। तभी एक एम्प्लॉय रिचर्ड के पास आकर कहता है कि सर, मैं मंडे को नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। लेकिन उसी समय रिचर्ड के टेबल पर एक कट ऑफ लिस्ट रखी होती है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिन्हें नौकरी से निकाला जाने वाला है। वो एम्प्लॉय उस लिस्ट को देखने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड तुरंत उसे उल्टा कर देता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती है। हालांकि उस एम्प्लॉय को समझ आ जाता है कि बैंक कुछ लोगों को नौकरी से निकालने वाला है, इसलिए वो तुरंत बैरी और मैक्स के पास जाकर ये बात बताता है। लेकिन बैरी इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, जबकि मैक्स को डर लगने लगता है कि कहीं उसका नाम भी उस लिस्ट में ना हो। इसके बाद सभी की ड्यूटी खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बैरी थोड़ा टाइम पास करने के लिए एक क्लब में पहुंचता है। असल में बैरी एक फुटबॉल क्लब का मेंबर होता है और वो अक्सर मैचों पर बैटिंग भी करता रहता है। उसके परिवार में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं होता। इसी दौरान टीना नाम की एक लड़की बैरी के पास आती है और उसे बैंक के लॉकर, चाबियों और सिक्योरिटी के बारे में सवाल पूछने लगती है, लेकिन बैरी उसे कोई जवाब नहीं देता। अब सीन कट होकर रिचर्ड की फैमिली दिखाई जाती है। उसके परिवार में उसकी पत्नी सेलिना के अलावा कोई नहीं होता, लेकिन दोनों के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं होते क्योंकि रिचर्ड हमेशा काम में बिजी रहता है। यहाँ तक कि वीकेंड पर भी वो अपनी पत्नी के साथ टाइम नहीं बिताता। इसी वजह से सेलिना अक्सर उससे झगड़ा करती रहती है और अभी भी दोनों लड़ ही रहे होते हैं। तभी अचानक कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। सेलिना जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर दो गार्ड खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए हमें कुछ जानकारी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि रिचर्ड और सेलिना कुछ समझ पाते, वो दोनों गार्ड बंदूक निकालकर उन्हें होस्टेज बना लेते हैं। अब सीन बैरी के घर पर शिफ्ट होता है। बैरी अपनी माँ के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा होता है, तभी उसके घर का दरवाजा भी खटखटाया जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वैसे ही कुछ लोग उसे और उसकी माँ को भी होस्टेज बना लेते हैं। बैरी बार बार पूछता है कि तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। तभी पता चलता है कि उन गुंडों का लीडर रॉबर्ट नाम का आदमी है। रॉबर्ट बैरी से कहता है कि अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारा काम मानना होगा। तुम्हें बस कुछ छोटे छोटे काम करने हैं, वरना तुम्हारी माँ अभी मारी जाएगी। इसके बाद वो बैरी को उसके कमरे में भेजता है और बैंक से जुड़ी जानकारी, बैग और लॉकर की चाबी लाने को कहता है। मजबूरी में बैरी सब चीजें लाकर देता है, लेकिन वो बताता है कि सिर्फ एक चाबी से लॉकर नहीं खुलेगा, दूसरी चाबी भी चाहिए होगी। तब रॉबर्ट कहता है कि हमें लॉकर खोलना नहीं है, ये चाबी तुम्हारे ही काम आएगी। इसके बाद रॉबर्ट बैरी को धमकाते हुए अपने साथ चलने के लिए कहता है। बैरी डरते हुए कहता है कि मेरी माँ का ध्यान रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब सीन वापस रिचर्ड के घर पर आता है। गुंडे सेलिना के मुंह पर टेप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि टेप की जगह कपड़ा इस्तेमाल करो। इसके बाद वो लोग उसे नीचे ले जाते हैं। फिर सेलिना बहाना बनाकर वॉशरूम जाने की बात कहती है, लेकिन गुंडा उसके साथ अंदर तक जाता है ताकि वो भाग ना सके। दूसरी तरफ
रॉबर्ट रिचर्ड और बैरी दोनों को नीचे बैठाता है। जब दोनों के चेहरे से मास्क हटता है तो वो एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। रिचर्ड पूछता है कि क्या तुम्हारा इन गुंडों से कोई कनेक्शन है, लेकिन बैरी कहता है कि जैसे तुम्हारी पत्नी को बंधक बनाया गया है वैसे ही मेरी माँ को भी बनाया गया है। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तब रॉबर्ट उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे परिवार वाले जिंदा नहीं बचेंगे। फिर वो अपना असली प्लान बताता है। रॉबर्ट कहता है कि कल तुम दोनों अपने ही बैंक को लूटोगे। एक सफेद वैन बैंक के बाहर आएगी और तुम्हें करोड़ों डॉलर उसमें भरकर भेजने होंगे। क्योंकि क्रिसमस आने वाला है इसलिए रिचर्ड बैंक की सफाई के नाम पर पुराना सामान बाहर भेजेगा और उसी कबाड़ के अंदर पैसे छुपाकर बाहर निकाले जाएंगे। इसके अलावा दोनों को अलग अलग फोन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि हर कॉल 10 सेकंड के अंदर उठानी होगी वरना उनके परिवार वालों को मार दिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, इस चोरी में गुंडों की टीम बैंक के अंदर नहीं आएगी। पूरा काम रिचर्ड और बैरी को खुद करना होगा। अगली सुबह दोनों एक ही कार में बैंक के लिए निकलते हैं। रास्ते में रिचर्ड गुस्से में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा काम करना पड़ेगा। इस पर बैरी भी गुस्से में बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते और शायद नौकरी से निकालने वाली लिस्ट में मेरा नाम भी है, लेकिन फिलहाल उसे अपनी माँ की जान बचानी है। रिचर्ड को अब बैरी पर शक होने लगता है। वो पूछता है कि अगर तुम्हारा इन गुंडों से कोई लेना देना नहीं है तो तुम्हें 2 फोन क्यों दिए गए। इसी बात पर दोनों फिर लड़ने लगते हैं और कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन आखिरी समय पर रिचर्ड कार संभाल लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं। तब बैरी कहता है कि मैक्स को बेहोश किए बिना चोरी करना नामुमकिन है, लेकिन रिचर्ड साफ मना कर देता है कि वो अपने किसी भी कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। बैंक के पास पहुंचने से पहले रिचर्ड बैरी को नीचे उतार देता है ताकि किसी को शक ना हो। फिर वो अकेला बैंक में एंट्री करता है। मैक्स उसके सिर पर चोट देखकर पूछती है कि क्या हुआ। तब रिचर्ड झूठ बोल देता है कि रास्ते में गिर गया था। इसके बाद वो कहता है कि क्रिसमस से पहले बैंक की पूरी सफाई करवानी है, इसलिए कुछ लोग पुराना सामान लेने आएंगे। मैक्स कहती है कि उसके लिए परमिशन लेटर चाहिए होगा। रिचर्ड हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। इसी बीच बैरी भी बैंक में एंट्री करता है। दूसरी तरफ रिचर्ड जल्दी से एक स्क्रू ड्राइवर लेकर बैरी के लॉकर के पास जाता है और उसे तोड़ देता है। अंदर उसे एक डायरी मिलती है। दरअसल अब उसे शक हो चुका होता है कि बैरी इन गुंडों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसकी डायरी चेक करता है। उसमें कई लोगों के नाम और पैसों का हिसाब लिखा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि हेड ऑफिस कट ऑफ लिस्ट का इंतजार कर रहा है। रिचर्ड मजबूरी में मीटिंग के लिए जाता है, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है। वो तुरंत वॉशरूम में जाकर कॉल उठाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट होता है। वो कहता है कि ये सिर्फ टेस्ट था, अगर अगली बार कॉल उठाने में देर हुई तो तुम्हारी पत्नी मारी जाएगी। इधर बैरी की माँ रस्सी काटकर भागने की कोशिश करती है। वो लैंडलाइन से मदद मांगना चाहती है, लेकिन गुंडे पहले ही फोन लाइन काट चुके होते हैं। वो बाहर मदद का नोट फेंकने जाती है, तभी गुंडे वापस आकर उसे बुरी तरह मारते हैं। फिर वो बैरी को कॉल करके कहते हैं कि अपनी माँ को समझा दो, वरना अगली बार वो जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनकर बैरी रोने लगता है। तभी रॉबर्ट का फिर फोन आता है और वो कहता है कि शाम 6 बजे तक बैंक से $1 मिलियन बाहर निकल जाना चाहिए। कैसे निकालोगे, ये तुम्हारी समस्या है। इसके बाद बैरी रिचर्ड को सारी बात बताता है। फिर वो अपने लॉकर से एक बैग निकालने जाता है। तभी एक कर्मचारी उसे बताता है कि रिचर्ड ने उसका लॉकर तोड़ दिया था, लेकिन बैरी उस बात को नजरअंदाज कर देता है। दूसरी तरफ रिचर्ड मैक्स को कॉल करके कहता है कि सफाई वाले लोग आने वाले हैं, इसलिए उन्हें अंदर आने देना, लेकिन मैक्स फिर परमिशन लेटर मांगती है। रिचर्ड कॉल काट देता है और सीधे बैरी के पास पहुंच जाता है। अब दोनों सिक्योरिटी लॉकर रूम में जाते हैं। वहां 2 अलग अलग चाबियों से लॉकर खोला जाता है। अंदर जाने के बाद रिचर्ड एक बड़ा पिंजरा कैमरे के सामने लगा देता है ताकि अंदर क्या हो रहा है ये किसी को दिखाई ना दे। इसके बाद बैरी बैग में पैसे भरना शुरू करता है, लेकिन अचानक रिचर्ड उस पर हमला कर देता है। वो कहता है कि तुम जरूर इन गुंडों के साथ मिले हुए हो, तभी तुम बैग लेकर आए हो। लेकिन बैरी कहता है कि वो बैग पिछले 6 महीनों से वहीं रखा हुआ था, क्योंकि वो काम के बाद सीधे फुटबॉल खेलने चला जाता था। उसी दौरान मैक्स कैमरे में देखती है कि रिचर्ड जमीन पर गिर गया है। वो तुरंत वहां पहुंचती है और पूछती है क्या हुआ। रिचर्ड बहाना बना देता है कि पिंजरा खींचते वक्त गिर गया था, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ होता है और उसके चेहरे से पसीना बह रहा होता है। आगे कहानी और भी ज्यादा टेंशन से भर जाती है, क्योंकि अब दोनों को बैंक से करोड़ों डॉलर निकालकर वैन तक पहुंचाना होता है और हर सेकंड उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं कोई पकड़ ना ले या फिर उनके परिवार वालों को मार ना दिया जाए। इसी बीच बैरी के फोन पर फिर कॉल आने लगती है, लेकिन लॉकर रूम के अंदर नेटवर्क सही से नहीं आता, इसीलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता।
वो तुरंत भागकर वॉशरूम की तरफ जाता है ताकि ठीक से बात कर सके। उधर रिचर्ड के पास उसकी सेक्रेटरी एक नई लिस्ट लेकर आती है। वो कहती है कि हेड ऑफिस ने खुद ही कट ऑफ लिस्ट तैयार कर दी है, अब आपको बस इसे फाइनल करना है। रिचर्ड जैसे ही लिस्ट खोलकर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लिस्ट में बैरी और मैक्स दोनों के नाम होते हैं। इसी दौरान बैरी वापस आता है और कहता है कि गुंडों ने सिर्फ चेक करने के लिए कॉल किया था। फिर दोनों मिलकर लॉकर से करीब $1 मिलियन निकालते हैं और उसे बैग में भर देते हैं। तभी रॉबर्ट का फिर फोन आता है। वो कहता है कि अब बैंक के सारे स्टाफ को छुट्टी देकर घर भेज दो, वरना पैसे बाहर निकालना बहुत रिस्की हो जाएगा। मजबूरी में रिचर्ड अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि सभी कर्मचारियों को हाफ डे देकर घर भेज दिया जाए ताकि वो क्रिसमस शॉपिंग कर सकें। लेकिन ये सुनकर मैक्स को बहुत अजीब लगता है। वो सीधे रिचर्ड के पास जाकर पूछती है कि इतने बड़े फैसले के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। रिचर्ड बहाना बनाकर कहता है कि ये फैसला उसने अचानक लिया है। फिर वो मैक्स से कहता है कि अगर वो चाहे तो छुट्टी लेकर घर जा सकती है। लेकिन मैक्स पहले ही समझ चुकी होती है कि उसे नौकरी से निकाला जाने वाला है, इसीलिए वो कहती है कि उसे छुट्टी नहीं चाहिए, वो काम करना चाहती है। तब रिचर्ड उसे भरोसा दिलाता है कि उसका नाम कट ऑफ में नहीं आएगा। अब दूसरी तरफ बैरी पैसे से भरा बैग लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड जिम उसे रोक लेता है और पूछता है कि बैग में क्या है। बैरी बहाना बनाता है कि उसमें फुटबॉल इक्विपमेंट है। जिम बैग खोलने को कहता है। तब बैरी जानबूझकर जिप फंस जाने का ड्रामा करता है। उसी समय सारे स्टाफ बाहर निकल रहे होते हैं, इसलिए जिम मजबूरी में गेट खोल देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर बैरी बाहर निकल जाता है। इसके बाद उसे फ़ोन पर एक लोकेशन दी जाती है। बैरी वहां जाकर एक आदमी को पैसों से भरा बैग दे देता है। उधर रिचर्ड को फिर कॉल आता है और उसे बैंक के बाकी पैसे भी तैयार करने को कहा जाता है। अब बैरी भी वापस आकर उसकी मदद करता है। इसी दौरान दोनों के फ़ोन पर उनके परिवार वालों की तस्वीरें भेजी जाती हैं। बैरी को उसकी माँ की फ़ोटो मिलती है और रिचर्ड को उसकी पत्नी सेलेना की। दोनों की हालत देखकर वो अंदर से टूट जाते हैं। तभी रिचर्ड के पास फिर कॉल आता है। इस बार गुंडे बताते हैं कि उनकी टीम की वैन बैंक के बाहर पहुंचने वाली है, इसलिए सारे पैसे तैयार रखो। अब रिचर्ड मैक्स को कॉल करके कहता है कि पुराना सामान लेने वाले एजेंट आ चुके हैं, इसीलिए उन्हें अंदर आने दिया जाए। लेकिन मैक्स फिर पूछती है कि वो किस कंपनी से आए हैं, उनके डॉक्यूमेंट कहाँ हैं। इस बार भी रिचर्ड बिना जवाब दिए फ़ोन काट देता है। मैक्स को शक होने लगता है, इसलिए वो जिम को अंदर भेजती है ताकि वो चेक कर सके कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन रिचर्ड और बैरी पहले ही पैसों से भरे बड़े बड़े केज के ऊपर पुराने सामान और टूटी कुर्सियां रख चुके होते हैं ताकि किसी को अंदर का पैसा दिखाई ना दे। अब दोनों उन भारी केज को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जा रहे होते हैं। तभी रिचर्ड गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय मैक्स कैमरा छोड़कर दूसरी फाइलें देखने चली जाती है। लेकिन तभी अचानक बैरी के हाथ से एक केज नीचे गिर जाता है और उसके अंदर भरे सारे नोट पूरे फ्लोर पर फैल जाते हैं। ये देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो तुरंत सारे पैसे वापस भरने लगते हैं। किस्मत से मैक्स वहां वापस आने से पहले ही दोनों सब कुछ ठीक कर देते हैं। इसके बाद जिम मैन गेट खोलता है और दोनों केस को बाहर लेकर आते हैं। बाहर एक बड़ी सफ़ेद वैन खड़ी होती है। दोनों जल्दी जल्दी सारे पैसे उस वैन में भर देते हैं। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगता है। वैन में मौजूद गुंडों के हाथ में बंदूक होती है और वो सिर्फ बैरी को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। ये सुनकर रिचर्ड घबरा जाता है और पूछता है कि सिर्फ उसे ही क्यों ले जा रहे हो। तब गुंडे कहते हैं कि बॉस ने उसे बुलाया है, ज्यादा सवाल पूछे तो यहीं गोली मार देंगे। अब रिचर्ड पूरी तरह टूट जाता है। वो वापस अपने केबिन में जाता है और सोचने लगता है कि कहीं उसका शक सही तो नहीं था। क्या बैरी शुरू से ही इन गुंडों के साथ मिला हुआ था? गुस्से और डर में वो पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ बैरी होता है। बैरी जल्दी जल्दी कहता है कि ये लोग आधे घंटे में फिर बैंक आने वाले हैं और उन्हें अभी भी पैसे कम लग रहे हैं। अब वो बैंक के अंदर मौजूद बाकी सारे पैसे भी चाहते हैं, इसलिए जितना पैसा बचा है सब तैयार रखो। अब रिचर्ड के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अगर वो पुलिस के पास जाता है तो उसकी पत्नी मारी जाएगी, इसलिए वो मजबूरी में फिर से बैंक के सारे पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उधर मैक्स को अब पूरा यकीन हो जाता है कि बैंक में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। तभी उसे रिचर्ड के टेबल पर वही कट ऑफ लिस्ट मिलती है जिसमें उसका नाम भी होता है। ये देखकर वो टूट जाती है, लेकिन वो सीधे रिचर्ड से बात करने का फैसला करती है। वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उससे बचते हुए लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। अब सीन कट होकर सेलेना पर आता है। गुंडे उसे जंगल के अंदर ले जाकर बांध देते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बैरी की माँ को भी बंधी हुई हालत में छोड़ दिया जाता है। अब रिचर्ड बाकी बचे पैसे भी 2 बड़े केज में भरकर बाहर ले जाने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार गार्ड जिम बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगता है। तब रिचर्ड
गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो बैंक का मैनेजर है और उसे सिर्फ गेट खोलना चाहिए। मजबूरी में जिम गेट खोल देता है। कुछ देर बाद वही सफेद वैन फिर बैंक के बाहर आती है। इस बार बैरी भी उनके साथ वापस आया होता है, लेकिन अब मैक्स को पूरा शक हो चुका होता है, इसलिए वो खुद देखने पहुंचती है कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी उन केज पर लगा काला टेप एक जगह से खुल जाता है, जिसके अंदर भरे करोड़ों डॉलर साफ दिखाई देने लगते हैं। अब मैक्स सब समझ जाती है कि बैंक के पैसे चोरी करके बाहर भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो रिचर्ड को बहुत अच्छी तरह जानती होती है। उसे पता होता है कि रिचर्ड ऐसा इंसान नहीं है जो खुद अपनी मर्जी से बैंक लूटे, इसलिए वो समझ जाती है कि जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, और अगर उसने बीच में दखल दिया तो शायद रिचर्ड या उसके परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से वो चुपचाप वहां से वापस चली जाती है। इसके बाद रिचर्ड और बैरी मिलकर बाकी बचे सारे पैसे भी वैन के अंदर चढ़ा देते हैं, और तभी पहली बार रॉबर्ट खुद उनके सामने आता है। वो दोनों को देखकर कहता है कि तुम लोगों ने हमारा काम बिल्कुल सही तरीके से पूरा किया है, अब अगले 1 घंटे तक यहीं रुको, उसके बाद तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें सुरक्षित मिल जाएंगे। इतना कहकर रॉबर्ट अपनी टीम के साथ करोड़ों डॉलर से भरी वैन लेकर वहां से निकल जाता है। अब बैंक के अंदर सिर्फ रिचर्ड और बैरी बचे होते हैं। दोनों पूरी तरह थक चुके होते हैं। वो एक जगह बैठ जाते हैं। तभी रिचर्ड बैरी से पूछता है कि उसकी डायरी में इतने सारे पैसों का हिसाब क्यों लिखा था। तब बैरी बताता है कि उसने बहुत सारे लोगों से उधार लिया हुआ है, इसलिए किसे कितना पैसा लौटाना है वो सब उसने डायरी में लिखा हुआ था। फिर वो हंसते हुए कहता है कि उसे फ़ोन या कंप्यूटर में चीज़ें सेव करना पसंद नहीं है, इसीलिए सब कुछ डायरी में लिखता है। ये सुनकर पहली बार दोनों हल्का सा हंसने लगते हैं, क्योंकि इतने बड़े तनाव के बीच ये शायद पहला पल होता है जब दोनों थोड़ा नॉर्मल महसूस करते हैं। अब सीन फिर सेलिना की तरफ जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है। फिर वो किसी तरह सड़क तक पहुंचती है और एक गाड़ी रोककर मदद मांगती है। इसके बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल करवाती है और पूरी बैंक रॉबरी के बारे में बता देती है। अब पुलिस पूरे शहर में उस सफ़ेद वैन को ढूंढना शुरू कर देती है। हर जगह चेकिंग होने लगती है, लेकिन वैन का कहीं कोई पता नहीं चलता। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। यहाँ रिचर्ड और बैरी दोनों बैठे होते हैं। सेलिना भी पूरी तरह सुरक्षित वहीं मौजूद होती है। अपनी पत्नी को सही सलामत देखकर रिचर्ड राहत की सांस लेता है। फिर वो सेलिना से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि वो हमेशा काम में बिजी रहा और कभी उसे टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अब से वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उधर बैरी भी अपनी माँ को सुरक्षित देखकर चैन की सांस लेता है। अब मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि ये पूरी घटना असल जिंदगी में साल 2004 में हुई थी। पुलिस ने उन लुटेरों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ एक भी ठोस सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि पुलिस को ये तक पता नहीं चल पाया कि असली मास्टरमाइंड कौन था। इसके बाद सरकार एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो उन सभी नोटों को बंद कर देती है जो चोरी हुए थे, यानी जिन करोड़ों डॉलर के लिए इतनी बड़ी चोरी की गई थी, वो सारे नोट सिर्फ बेकार कागज बनकर रह जाते हैं। बाद में रिचर्ड की पूरी जांच होती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन बैरी के खिलाफ कुछ शक होने की वजह से उसे करीब 2 साल जेल में रहना पड़ता है। हालांकि बाद में वो भी बेगुनाह साबित हो जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि 2004 से लेकर आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिर वो असली चोर कौन थे। हाँ, कई जगहों पर उन चोरी किए गए नोटों को जलता हुआ जरूर पाया गया, लेकिन असली लुटेरे कभी पकड़े नहीं गए। और इसी के साथ हमारी आज की पूरी स्टोरी यहीं खत्म होती है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।